आज हम वाणिज्यिक बैंकों का अध्ययन तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के बारे में जानेंगे। किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था में बैंकों की विशेष भूमिका होती है। आधुनिक युग में बैंकों के बिना आर्थिक विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बैंक सामान्य रूप से जनता से जमाएं स्वीकार करने तथा ऋण देने का कार्य करता है, लेकिन आज इनके कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। बैंक सरकारी योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान युग में बैंकों के बिना निजी आर्थिक जीवन, उद्योग, व्यापार, कृषि, यातायात एवं आर्थिक विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बैंक सरकार की अनेक सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंकों से तात्पर्य उन बैंकों से है जिनका भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत गठन हुआ है। इन बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण रहता है। सामान्य रूप से व्यापारिक बैंक सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने बैंक को इस प्रकार से परिभाषित किया है। बैंक एक ऐसी संस्था है, प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उसकी आवश्यकता है मुद्रा उधार देती है, और जो व्यक्तियों की अतिरिक्त मुद्रा अपने पास जमा के लिए लेते हैं। प्रोफेसर हार्ट के अनुसार बैंक वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों का धन जमा करता है तथा उन्हें उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्होंने इसे जमा कराया है अथवा जिनके खाते में इसे जमा कराया गया है। सेयर्स के अनुसार साधारणतः बैंक के कार्यों में नकद धन को बैंक जमा के रूप में बदलना और बैंक जमाओं को नकद धन के रूप में बदलना सम्मिलित होता है। इसमें बैंक जमाओं को एक व्यक्ति या निगम से दूसरे में बदला जाता है। इसी प्रकार एक फिंडले शिराज अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने भी बैंक को परिभाषित किया है और ये बताया है कि बैंकर वह व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था है जिसके पास कोई व्यावसायिक स्थान है जहां मुद्रा अथवा चलन की जमा या संग्रहण द्वारा खाते खोले जाते हैं और जिनकी जमा राशि का भुगतान ड्राफ्ट, धनादेश या चेक अथवा अन्य किसी आदेश के द्वारा किया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जो सामान्यतः जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती हैं और बदले में ब्याज देती हैं तथा इस मुद्रा का ऋण देकर या अन्य किसी रूप में विनियोग कर आय प्राप्त करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण। भारत में दो प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पहले जानते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वे बैंक हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में उन बैंकों का नाम दर्ज किया जाता है जो कुछ शर्तों का पालन करते हैं, जिसमें पहला है कि उस बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा कोष कम से कम 5 लाख रुपए के होने चाहिए। दूसरा है उस बैंक का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तीसरा है वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा चौथा उस बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो उन बैंकों को रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में दर्ज किया जाता है और वो बैंक अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 2E के अनुसार अनुसूचित बैंक का तात्पर्य उस बैंक से है जिसे इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया हुआ है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि यदि कोई अनुसूचित बैंक उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहता है या किसी अन्य कारण से बैंकिंग व्यवसाय करने में असमर्थ हो जाता है तो वह उस बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची से हटा देता है, अर्थात अब वह अनुसूचित बैंक नहीं रहता।
अनुसूचित बैंकों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित बैंक अपने बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पुनर्कटौती करा सकते हैं। अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित बैंक संकट के समय रिजर्व बैंक से आर्थिक सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं तथा अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो अनुसूचित बैंकों को प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से अनेक सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इनके साथ साथ इन्हें कुछ दायित्वों का निर्वहन भी करना पड़ता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक भाग नकद कोषों के रूप में रखना पड़ता है। उन्हें एक निश्चित दर पर तरल कोष भी रखने पड़ते हैं। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने लेन देन का साप्ताहिक ब्यौरा प्रत्येक शुक्रवार को रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है। तो ये कुछ जानकारी अनुसूचित बैंकों के संबंध में। अब दूसरी कैटेगरी है वाणिज्यिक बैंकों की गैर अनुसूचित बैंक। ऐसे वाणिज्यिक बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया है वो गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ये बैंक अनुसूचित बैंक बनने की शर्तें पूरी नहीं करते हैं। इन बैंकों को भी अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ता है तथा इन्हें भी प्रत्येक माह के अंत में रिजर्व बैंक को आवश्यक सूचनाएं देनी पड़ती हैं। इन बैंकों को रिजर्व बैंक की तरफ से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः इन पर रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। इन बैंकों पर जनता का विश्वास कम होता है। इन बैंकों पर कंपनी अधिनियम की धाराओं के तहत रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण रहता है। इन बैंकों को भी रिजर्व बैंक मुद्रा हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये इस प्रकार से ये अनुसूचित और गैर अनुसूचित दो तरह के वाणिज्यिक बैंक हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य वही हैं जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताए थे कि वाणिज्यिक बैंक जमा का कार्य करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, अभिकर्ता से संबंधित कार्य करते हैं, विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था करते हैं, साथ ही साख निर्माण का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। तो वो मुझे लगता है कि मुझे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने ये सारे कार्यों का विस्तार में वर्णन कर दिया था। वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब वाणिज्यिक बैंक 4 प्रकार के हो सकते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक को सम्मिलित किया गया है। स्टेट बैंक समूह के बैंकों को सम्मिलित किया गया है और इसके अलावा जो अन्य सार्वजनिक बैंक हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है, जो राष्ट्रीयकृत नहीं है लेकिन सार्वजनिक बैंक हैं। निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं जो निजी क्षेत्र के अंदर स्थापित हैं और इनके ऊपर भी भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण रहता है। विदेशी बैंक, जिसमें पुराने विदेशी बैंक और नए विदेशी बैंक सम्मिलित किए गए हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं। हमारे देश में 19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, 8 स्टेट बैंक और उसके एसोसिएट बैंक हैं। निजी क्षेत्र के भी काफ़ी सारे बैंक हैं, जिसमें एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसलैंड बैंक, ING वैश्य बैंक, फेडरल बैंक,
धनलक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटका बैंक आदि, यस बैंक आदि कई सारे बैंक सम्मिलित हैं। इसके अलावा कई विदेशी बैंक हैं जो भी हमारे देश में स्थापित हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सेवा प्रदान करने के रूप में स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे देश में वाणिज्यिक बैंकों का एक स्ट्रक्चर, जिसमें वाणिज्यिक बैंक स्थापित होते हैं और अर्थव्यवस्था में बैंकिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद।